नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS फाइंडर्स में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 33 है और TGT PGT आर्ट से संबंध रखता है। ध्यान रखना है, TGT PGT आर्ट से संबंध रखता है। टेस्ट पेपर 33 है। 20 क्वेश्चंस यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। लक्ष्य अपना वही है कि 27,000 नई भर्ती आए, उसमें से अपना एक पद पक्का हो जाए, एक सीट अपनी पक्की हो जाए। इतना मेहनत हमें करना है, इतना पसीना हमें बहाना है। इसीलिए हम लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं, लगातार क्लासेज हो रही हैं। जो आपका सिलेबस डिज़ाइन है उसको पढ़ाया जा चुका है। भारतीय लघु चित्रकला लगभग समाप्त हो चुकी है, उसका MCQs हमने देख रखा है। अब हम लोग हो सकता है आज शाम को एक महामैराथन देखें, उसके बाद फिर कल से हम लोग राजस्थानी शैली, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी शैली को हम लोग देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये टेस्ट पेपर 33 है। आपका स्कोर ज़रूर बताना है, कितना स्कोर आपका आया है, ईमानदारी के साथ बताइएगा। क्योंकि मैं पहले क्वेश्चंस को रीड करता हूँ, उसके बाद ऑप्शंस को बोलता हूँ। आप लोग ऑप्शंस तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन क्या करना है, जैसे आपने टेस्ट पेपर देना है, तुरंत उठाइए पेन और पेपर, लिखिए फर्स्ट का ये आंसर आप लिख लीजिए। पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, इस टाइप से आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद जो मैं बताता हूँ उसे आगे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपकी रियल जो है वैल्यू पता चल जाएगी, सही हुआ गलत हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से आप ईमानदारी से बता सकते हैं, ईमानदारी से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और स्वमूल्यांकन सबसे बढ़िया होता है। अगर मैं कहूँ कि टेस्ट पेपर मैं वहाँ दिलाता हूँ, क्विज पेपर वहाँ पे होता है, टेलीग्राम पे पीयूष सर क्विज करवाते हैं, वहाँ पे भी होता है, अच्छा है, चांसेस हैं। कुछ लोगों के नाम नहीं शो कर रहे हैं, वो भी पीयूष सर उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द वो सारी प्रॉब्लम्स, वो टेक्निकल इशू है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर तो आपका मूल्यांकन तुरंत आ जाता है। सभी लोग यहाँ तो दिखा देते हैं कि 20/20 मेरा चला आया, कोई यहाँ 18/20 बताता है, कोई यहाँ ईमानदारी के साथ 8/20 भी बताता है। तो इस टाइप से होते हैं। जो लोग प्रीवियस से तैयारी नहीं किए हैं, जो टेस्ट पेपर 1 से नहीं दे रहे हैं, उनका ऐसा ही स्कोर आएगा। लेकिन जो 1 से 33 तक लगातार चल रहा है, उसका स्कोर हमें उम्मीद है कि 15 से नीचे कभी नहीं जाएगा। 15/20 तो सदैव रहने वाला है, क्योंकि ऐसा टेस्ट पेपर ही तैयार किया जाता है कि प्रीवियस यानी पूर्व ज्ञान जो आपको पढ़ाया गया है उससे कोरिलेट है, एक दूसरे से क्वेश्चंस अटैच हैं, तो उन्हें आपको करना ही करना है। इसलिए जो है मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोग स्टार्टिंग से टेस्ट पेपर दे चुके होंगे। मैंने बता दिया टेस्ट पेपर आपको कैसे देना है। पन्ना उठाइए, पहले यहाँ क्रम लिखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक लिख लेना है। जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, आप चारों ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर तुरंत लिख दीजिए कि इसका A सही है, इसका B सही है, इसका C सही है। और जब मैं राइट आंसर बताऊँ वो आगे लिख दीजिए कि इसका C सही है, कि इसका B सही है, कि इसका B सही है। ठीक है, तो इससे आपका स्वतः मूल्यांकन हो जाएगा, कौन कौन सा प्रश्न आपका गलत हुआ, कौन कौन सा सही हुआ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते हैं? महात्मा बुद्ध जी की बात हो रही है। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है यह आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अवधी, प्रकृति, पाली या फिर देवनागरी। मूल रूप से आप जानते हैं बौद्ध धर्म में पाली भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो है उपदेश दिए गए हैं, और विनय पिटक इसी का सबसे बढ़िया उदाहरण भी है। राइट आंसर B के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में कहा गया है, अजंता के चित्र संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं जैन, ब्राह्मण, बौद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अजंता गुफा के जो चित्र हैं मूल रूप से किस धर्म को कोरिलेट करते हैं, किस धर्म से जो है संबंध रखते हैं? तो महात्मा बुद्ध जी का सबसे ज़्यादा जो है चित्रण यहाँ पे मिलता है, सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। तो राइट आंसर बौद्ध धर्म के साथ चला जाएगा। B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा, अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? ऑप्शंस हैं 1982, 1983, 1986 या फिर 1992। तो अजंता को यूनेस्को ने मूल रूप से विश्व धरोहर का स्थल घोषित किया है 1983 में। याद रखना है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया बेटा। राइट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद में स्थित है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद किसके लिए फेमस है, या
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद में क्या स्थित है? ऑप्शन हैं जोगीमारा गुफा, बाघ गुफा, पंचमढ़ी गुफा या फिर होशंगाबाद गुफा। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो छत्तीसगढ़, कई जगह ये मध्य प्रदेश भी लिखा मिलता है। सरगुजा रियासत मध्य प्रदेश में पहले हुआ करती थी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश से टूटा जब। तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद जोगीमारा गुफा के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है सतनुका व देवदीन। सतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण मूल रूप से कहाँ पे मिलता है? तो सतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का जो चित्रण है मूल रूप से कहाँ प्राप्त होता है भैया? ऑप्शंस हैं बाघ गुफा, मिर्ज़ापुर, एलोरा या फिर जोगीमारा। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो राइट आंसर जोगीमारा गुफा के साथ चला जाएगा। सतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंगों का चित्रण जो है मूल रूप से जोगीमारा की गुफा में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। अच्छा, इसकी PDF फाइल जो है वो व्हाट्सएप के पेड ग्रुप पे भेज दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प हैं। तो दाढ़ी युक्त पुजारी का संबंध मूल रूप से किस काल से है? ऑप्शंस हैं गुप्त काल, सिंधु काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? दाढ़ी युक्त पुजारी का जो चित्रांकन है, ऐसा मूर्ति जो है मूल रूप से सिंधु काल से प्राप्त होता है, इंडस वैली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है बेटा पशु आकृति मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो पशुओं की आकृतियों युक्त मोहरें मूल रूप से कहाँ देखने को मिलती हैं? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? आप जानते हैं पशु युक्त मोहरें सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर जो है वो फर्स्ट के साथ बनेगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ प्रदर्शित किए गए हैं या ऐसा चित्रण कहाँ मिला है? तो शहद एकत्रित करते हुए जो चित्र मिले हैं वो मूल रूप से कहाँ पे मिले हैं? ऑप्शंस हैं भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, याद रखना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ या फिर लिखुनिया उत्तर प्रदेश। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो शहद एकत्रित करता हुआ जो चित्रण है वो मूल रूप से कहाँ पे? तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ऐसा दृश्य जो है वहाँ पे अलंकृत है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में कहा गया है किस गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है? जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। ऑप्शंस हैं बांदा, बेल्लारी, मिर्ज़ापुर या फिर भीमबेटका। तो जू रॉक शेल्टर किस गुफा का उपनाम है? तो मूल रूप से भीमबेटका गुफा इसके लिए फेमस है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा, भीमबेटका गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिए। 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? ऑप्शंस हैं बेल्लारी, भीमबेटका, सित्तनवासल या फिर बांदा। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो बेल्लारी के साथ चला जाएगा। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 6 कोणों का सितारा मूल रूप से बेल्लारी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है बेटा पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? तो पालिश लगाने की जो कला है वो मूल रूप से किस युग में होती है? ऑप्शंस हैं नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण कहा जाता है और उत्तर पाषाण काल में ही सबसे पहले पालिश लगाने की कला का जन्म हो जाता है। तो पालिश लगाने के साक्ष्य नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पाषाण काल। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया है रुक्मणी हरण का चित्रण इसमें से किस शैली में हुआ है?
तो रुक्मणी हरण का जो चित्रण है मूल रूप से किस शैली में हो जाएगा भैया? ऑप्शंस हैं बीकानेर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मेवाड़ शैली। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो रुक्मणी हरण का जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली के साथ जाएगा। राइट आंसर जो है बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली में देखने को मिलता है? तो ऊंट की खाल, सबसे ज़्यादा ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए शैली भी राजस्थान की होगी। जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो सब राजस्थान की शैलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ऊंट की खाल पे चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शंस हैं जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली या फिर किशनगढ़ शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ऊंट की खाल पे जो चित्रांकन है वो मूल रूप से कहाँ पे है भैया? तो वो है बीकानेर शैली। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया है भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ, इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? तो विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है मूल रूप से कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 37.19 मीटर, 35 मीटर, 34.64 मीटर या फिर 39 मीटर। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? 37.19 मीटर के साथ जाएगा। 37.19 मीटर राइट आंसर है। 122 फीट इसकी हाइट है किसकी? विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है मेवाड़ राज्य की नींव बाया रावल ने कब डाली थी? तो बाया रावल ने, या बापा रावल या बाया रावल? तो बापा रावल है, याद रखना है। मेवाड़ राज्य की नींव किसने डाली? बापा रावल ने। कब डाली? सन आपको बताना है। तो बापा रावल ने मेवाड़ राज्य की नींव जो है मूल रूप से 726 में डाली या 729 में डाली या फिर 728 में डाली या फिर 730 ईस्वी में डाली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बापा रावल ने मूल रूप से 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना कर दी थी। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया बेटा जैन शैली का आरंभ एवं विकास हुआ। तो जैन शैली मूल रूप से कब फली फूली और बढ़ी? ऑप्शंस हैं 8वीं 9वीं सदी, 11वीं 12वीं शताब्दी और 11वीं से 15वीं शताब्दी या फिर 5वीं से 8वीं शताब्दी। तो आप जानते हैं जैन शैली जो है मूल रूप से 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फली फूली है। 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य। राइट आंसर सी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया बेटा महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शंस हैं 527 ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व, 529 ईसा पूर्व या फिर 530 ईसा पूर्व। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है। अच्छा, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं, ईसा पूर्व क्यों लिखा है, ईस्वी क्यों नहीं लिखा है? तो ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर है बेटा, ठीक है। ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत ज़्यादा अंतर है। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। तो बड़े वाले से छोटा वाला घटा दिया जाएगा। राइट आंसर आपका समझ में आ जाएगा। ऐसा लोग सोचते होंगे। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2772 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वाला जो डाटा है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है और जन्म के बाद वाला जो डाटा है उसे ईसा कहा जाता है, ठीक है। तो जन्म के पूर्व ईसा मसीह जब पैदा हुए उससे 599 वर्ष पहले महावीर स्वामी जी का जन्म हो गया और जब ईसा मसीह पैदा हुआ उसके 527 वर्ष बाद जो है मूल रूप से महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है।
तो 599 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है और 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु होती है। तो टोटल महावीर स्वामी कितने दिनों तक जिंदा रहे? तो 72 साल तक जिंदा रहे। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ईसा पूर्व अगर लिखा है तो महावीर स्वामी जी से पहले का जन्म, पहले की बातें, पूर्व पहले किससे? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। और अगर केवल ईस्वी लिखा हुआ है जैसे 700 ईस्वी, 500 ईस्वी, 728 ईस्वी, तो ये सब डाटा जो आएगा ये मूल रूप से आएगा जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब होती है? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में होती है। 72 साल ये टोटल जीवित रहते हैं महावीर स्वामी जी, 72 ईयर्स। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में कहा गया पाल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, वित्तपाल या फिर गोपाल। तो पाल वंश की स्थापना मूल रूप से कौन करता है? आप जानते हैं गोपाल साहब करते हैं। और गोपाल साहब जो है बंगाल में पाल वंश की स्थापना कर पाते हैं। जब वहाँ पे स्थानीय विद्रोह होता है, वहाँ के राजा को हटाया जाता है, उसके बाद गोपाल जी गद्दी पर बैठते हैं। राइट आंसर सी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थीं? तो एलोरा की जो मूल रूप से गुफा है उसका संबंध किस काल से है? ऑप्शन है मुगल काल, चालुक्य काल, राष्ट्रकूट काल या फिर विजयनगर काल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं जो एलोरा की गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला हिस्सा पड़ता है। एलोरा गुफा कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। 34 गुफाएं टोटल पाई जाती हैं यहाँ पे, याद रखना है। अजंता में 30 गुफा, बाघ में 9 गुफा। राष्ट्रकूट शासक से इसका संबंध है। राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक पुस्तक के बारे में पूछ लिया गया, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं जेसी फ्रेंच, ओसी गांगुली, एनसी मेहता या फिर एमएस रंधवा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जेसी फ्रेंच साहब ने हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिख दी है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। तो इस टाइप से ये थे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस, 2 की टेस्ट पेपर 33 में शामिल थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं ईमानदारी के साथ ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर कुछ भी जानकारी साझा हुई है तो फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कर देना। जो पढ़ने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।